हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन में फिर से एक नई क्रांति और एक नया विश्वास लेकर आएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है इसमें जो हम चीजें कवर करेंगे वो ऑफिस का थोड़ा सा वास्तु है और उसमें कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको देखने से और उसमें अपने घर में थोड़े से या ऑफिस में थोड़े से बदलाव लाने से आपके जीवन में चमत्कारी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ के अंदर आ सकती हैं। बहुत सी रोचक, बहुत सी मजेदार बातें जो है आपको मैं आज फिर से बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। आशीष ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र जी, सार्थक जी, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबके नाम जो हैं कभी कभी नहीं कह पाता हूं बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ द टाइम, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है कभी कभी आप सब लोगों को एड्रेस करने में। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा नीरज जी का, उन्होंने आते ही मेरी वीडियो को शेयर कर दिया। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत दुआएं आपको। और देखिए, आज जो टॉपिक होने वाला है, आज मैं आपको आपके यहां पर बैठकर जहां भी आपका ऑफिस है, जिस भी डायरेक्शन में है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता दूंगा। मजा आएगा ना आपको कि अब आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर केवल आपकी कुंडली देखकर हम आपको आपके घर की लोकेशन तो मैं बता ही चुका हूं, अब बारी आ गई ऑफिस के लोकेशंस को बताने की। और ऑफिस के लोकेशन जो बेस्ट सूटेबल लोकेशन होगी और जो बेस्ट लोकेशन में आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आज इसका भी फैसला हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत चेंजेस अगर आप आज अपने ऑफिस में कुछ कर देते हैं तो 110% आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये इनिशियली समझकर जानकर ये अच्छा लगा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको जीवन में समझ में आने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की व्याख्या मैं आप लोगों के साथ आज करूंगा। सो देखिए, शुरुआत करते हैं वास्तु के बेसिक जो हमारा जो मैंने सबसे पहले कुछ लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स ऑफ द वास्तु। सबसे पहले तो आपकी कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शंस का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी डायरेक्शन में है। सो सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि नॉर्थ में कौन सा प्लैनेट होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स फटाफट से जवाब देना शुरू करें कि नॉर्थ में कौन सा प्लैनेट होता है, so that we can move further. I want my students who are studying for me to reply कि नॉर्थ में कौन सा प्लैनेट होता है। मैंने आपको सिखाया है, आपको बताया है। So please tell me नॉर्थ में कौन सा प्लैनेट होता है। सार्थक is saying Mercury, जितेंद्र is saying बुध। Absolutely correct, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि नॉर्थ में बुध होता है। साउथ में कौन सा होता है? Which is the planet in south? Which planet in the south? फटाफट से बोलो। साउथ के अंदर कौन सा प्लैनेट होता है? नॉर्थ में बुध देव होते हैं, साउथ में कौन से होते हैं? रिप्लाई फास्ट। मार्स, वेरी नाइस। तो साउथ में होते हैं मंगल देव। वेस्ट में कौन से प्लैनेट होते हैं? फटाफट से बताओ। टेल मी विच प्लैनेट डू यू सी इन द वेस्ट डायरेक्शन में। सो प्लीज टेल मी विच इज द प्लैनेट इन द वेस्ट। इज इट सैटर्न? सो वेस्ट में हमारे पास शनि देव होते हैं और ईस्ट में हमारे पास कौन से प्लैनेट होते हैं? सो व्हाट प्लैनेट डू यू हैव इन द ईस्ट? In the east we have सूर्य, ओके। और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा प्लैनेट होता है? ओके, जब आप लिखते हो ना सैटर्न, तो सैटर्न के साथ W लिख दिया करो ताकि आपका जवाब मुझे पता लगे कि सैटर्न इज इन दी वेस्ट, राइट। सो विच प्लैनेट डू यू सी इन दी नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में कौन सा प्लैनेट होता है?
हाँ, व्हाट प्लैनेट डू यू सी इन द नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट के अंदर चंद्रमा होते हैं, मून इज इन द नॉर्थ वेस्ट, ओके। एंड सिमिलरली साउथ वेस्ट में कौन सा प्लैनेट होता है? राहु। और साउथ वेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट केतु, साथ में बृहस्पति देव। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे गुरुदेव होते हैं बृहस्पति देव, ओम गुरुवे नमः, ठीक है। तो इस तरह से 9 के 9 प्लैनेट्स की अपनी डायरेक्शंस हैं। शुक्र देव साउथ ईस्ट में होते हैं, राइट। So these are the directions. Now these directions are very very important to understand and learn, right? एक बार आपको डायरेक्शन पता लग गई सब प्लैनेट्स की, अब हम होम एंड ऑफिस का वास्तु निकाल सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट मी डिस्कस विद यू। जब आप वास्तु की डिस्कशन करते हैं, whenever you discuss वास्तु is an architecture, it's a science, right? वास्तु की शुरुआत क्यों हुई? विश्वकर्मा जी ने, ऋषि जी ने उसकी शुरुआत क्यों की? ऋषि विश्वकर्मा ने। द क्वेश्चन वॉज कि एवरी बॉडी हैज अ मास, राइट, एंड हैज एन एनर्जी, राइट। हमारे बीच अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर मास है। एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग कैरीज सम एनर्जी। हर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग की कोई ना कोई एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो एवरेज एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। आप इस बात से एग्री करेंगे ना? उस पॉजिटिव और उस नेगेटिव एनर्जी को की मॉड्यूलेशन को बैलेंस करने के लिए वास्तुशास्त्र की डिस्कवरी हुई थी। इट वॉज इन्वेंटेड, रिटन एंड देन इम्प्लीमेंटेड। नाउ ये जो एनर्जी है हमारे बीच में, राइट, वो किस तरह से है? लाइक देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी व्हिच इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू इन अ वेरी लेमैन टर्म। इन अ वेरी लेमैन टर्म मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में जाते हैं, आप चाय बनाएं और चाय में इलायची डालें, जल है और उसमें नीचे अग्नि है, एक पर्टिकुलर मास के ऊपर आप उसको बना रहे हैं। सो इट विल स्टार्ट गिविंग यू अ फ्रेग्रेंस। आपको दूर से पता लग जाएगा कि कॉफी या चाय बन रही है, राइट। तो नीरज जी तो घाना में रहते हैं, तो घाना में तो बहुत सारी कॉफी होती होगी, तो मुझे लगता है घाना में कॉफी की बहुत स्मेल आती होगी, राइट, बहुत फ्रेग्रेंस आती होगी कॉफी की। सो वी हैव 5 एलिमेंट्स, और ये 5 एलिमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करके एक एनर्जी बनाते हैं, ओके। नाउ अब उस एनर्जी में पॉजिटिविटी भी हो सकती है, उस एनर्जी के अंदर नेगेटिविटी भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द एनर्जी, ओके। अब आपको ये समझना है कि आपके जीवन में आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। अब उस पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए, माइनस करने के लिए वास्तु एग्जिस्ट करता है। दैट इज द रीजन, राइट, द वास्तु इज existed. Okay, so 7 a.m. here, Neeraj ji, thank you very much. When I come to Ghana, the only place I have to come is your place, right? And I'll definitely have coffee. I am fan of tea and coffee. So आपके साथ बैठ के चाय भी पियेंगे और कॉफी भी पियेंगे, right? So now I'm talking about the energies, right? So energy is the positive energy जो हमें required होती है लाइफ के अंदर। To get that positive energy in life, we have वास्तु, and वास्तु को कुंडली की इनपुट होनी बहुत जरूरी है। देखिए, आपको मैं एक टिप दूं, ऐसी सिर्फ एक टिप, जिससे आपका 50% वास्तु जो है ओके हो जाएगा। जस्ट बाय सिंगल वन टिप, राइट। आप क्या ऐसी जो टिप है आप उसको जानना चाहेंगे कि वन सिंगल टिप जहां से आपका वास्तु ठीक हो जाए, वन सिंगल टिप, राइट। एंड दैट द फर्स्ट रूल ऑफ वास्तु। सो
I mean, I have people here from the Vastu background. I would want to tell me कि अगर कोई वास्तु की पहले रूल को कोई जानता है तो मुझे बताए कि वास्तु शास्त्र का पहला रूल क्या है, right? I have astrologers in my group right now. I have people who are with Vastu. Just give me a hint कि पहला जो टिप है वास्तु शास्त्र का वो क्या है? What is the first thing that has been mentioned in the Vastu Shastra to make a home or an office in the positivity of the वास्तु की पॉजिटिविटी में वो चीज लाने के लिए पहला टिप क्या कहा गया है? सी द फर्स्ट टिप, वो अमित गंभीर जी कह रहे हैं उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमित जी, राइट? बहुत बहुत आपको बधाई, और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत सी खुशियां, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, राइट, और एक कृष्णा कॉन्शियस ईयर लेकर आए, राइट? सो आप इस पर्टिकुलर साल में किसी भगवान, किसी देवता, किसी मंत्र के साथ जुड़े और वो मंत्र आपका जीवन बदल दे, ऐसी कामना करते हुए मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, राइट? सो नाउ साहिल जैन इज सेइंग ब्रह्मस्थान, दैट इज द सेकंड थिंग, ओके? सो ब्रह्मस्थान के बारे में वर्णन किया गया है, बट दैट इज द सेकंड थिंग. वास्तु पुरुष इज फाइन, राइट? वास्तु पुरुष भी बाद में आया जब डायरेक्शंस निकालनी थी, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वास्तु? फर्स्ट प्रिंसिपल, आई एम नॉट गोइंग टू द माइथोलॉजी, जैसे जो वास्तु पुरुष है इट टेल्स अबाउट द माइथोलॉजी ऑफ द वास्तु. सो द फर्स्ट थिंग, राइट, 5 एलिमेंट स्टोरी इज आल्सो कमिंग देयर, राइट? वो भी बाद में आती है. देखिए, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी वास्तु को आपको ट्रेन किया है उन्होंने एक चीज आपको शायद बताई होगी, आपने उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा. इसका मतलब ये है आप काफी चीजें जो है नजदीक है, आप बहुत सी चीजें मुझे बता रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी वास्तु, 50% ऑफ वास्तु बिल्कुल ठीक हो जाता है उससे, इज कि आपके घर में 2 चीजें होनी चाहिए. कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें, 2 थिंग्स, राइट? First thing is कि आपके घर में एटलीस्ट 3 डायरेक्शन से, कितने डायरेक्शन से? 3 डायरेक्शन से लाइट और वेंटिलेशन आनी चाहिए, राइट? आपका घर ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर दिन के समय लाइट चली जाए तो आपको पंखे की या बल्ब ऑन करने की जरूरत ना पड़े. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पॉजिटिव वास्तु. चाहे आपका घर साउथ है, चाहे आपका घर साउथ फेसिंग है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, whatever you have, whatever direction you have, it does not matter. आपके घर में लाइट और आपके घर में वेंटिलेशन, all, I mean, it should come from all 4 directions, but minimum 3 directions. 3 डायरेक्शन से वहां पर रोशनी और हवा आनी चाहिए. That is full stop. Full stop. आपने देखा है जब पुराने जमाने में घर बनते थे, उनकी जो दीवार थी ना वो ऐसे ही शुरू होती थी. देयर यूज्ड टू बी अ बाउंड्री, राइट? पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे एक बाउंड्री होती थी, राइट? अगर आपने प्लॉट लिया तो उसके बीच में यहां पर घर बनाया जाता था, राइट? सो अगर इसका यहां पर गेट है तो ऐसे घर होता था. यहां पे साइड पे पीछे जाने के लिए जगह होती थी, यहां से साइड से पीछे जाने के लिए जगह होती थी, और यहां पे घर होता था सारा. तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर यहां पर खिड़कियां और दरवाजे रख दिए जाएं, राइट? अगर खिड़कियां और दरवाजे रख दिए जाएं तो उन सर्कमस्टांसेस में चारों तरफ से रोशनी और चारों तरफ से हवा आने का प्रोविजन होता था. चाहे इसके बिल्कुल साथ में एक और घर बना हो, चाहे इसके साथ में एक और घर बना हुआ हो. इज एज सिंपल एज पॉसिबल. आई मीन, अगर किसी का पुराने जमाने का ऐसा ही घर बना हुआ है जिसके चारों तरफ से हवा और रोशनी
अगर ये आने का प्रोविजन है, उस घर के 50% वास्तु दोष खत्म है, राइट? Akriti is saying northeast में directions. I don't know what you're saying. Northeast में directions. I don't understand what you're saying. So यहाँ पर ये चीज आनी बहुत जरूरी है, और इस वास्तु को एक्टिवेट करने के लिए कभी कभी आपका फ्लैट भी ऐसा होता है जहां पे 3 डायरेक्शन से, टॉप फ्लोर पे होता है या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे होता है, जहां पर आगे पीछे से आपकी लाइट और हवा क्रॉस वेंटिलेशन करती है, वो भी वास्तु को 30-40% तक ठीक कर देता है कि सामने से हवा आ रही है, उस तरफ क्रॉस हो रही है, लेकिन साइडें बंद है, राइट? तो वो 20-30% जो है वास्तु वहां पर इफेक्ट जो है अच्छे इफेक्ट देता है। बट अगर 3 तरफ से, 3 डायरेक्शन से, राइट, नॉर्थ वेस्ट साउथ या नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ और साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे 3 डायरेक्शन से अगर रोशनी और हवा उसमें एंटर करे, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन वास्तु, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन द वास्तु। अब हाउ टू एक्टिवेट दिस थिंग इन द वास्तु? जब आप सुबह उठे, चाहे सुबह के 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, कोई 9 बजे भी उठता है, नो प्रॉब्लम, उठकर जितनी भी खिड़कियां हैं उनके कर्टन्स को आप साइड पे करें और नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर को अपने घर के अंदर आने दें। क्योंकि जो मॉर्निंग की जो लाइट होती है, जो मॉर्निंग की हवा होती है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे की हवा, उसमें पॉजिटिविटी होती है। क्यों होती है उसमें पॉजिटिविटी? वाई? ये नहीं, मैं पोल्यूशन फ्री की बात नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि वो पोल्यूशन फ्री होती है। पोल्यूशन फ्री तो ऑब्वियसली होती है कि नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हैं। अगर आपके घर में पूजा पाठ नहीं भी होता है, इट डज नॉट मैटर, राइट? आपके घर में कोई भी धूप बत्ती जोत नहीं जलाता है, राइट, फॉर XYZ रीजंस, अगर आप अपने घर की खिड़कियां दरवाजे सुबह 5 से लेकर 7 बजे के बीच में जाली का दरवाजा, जाली की खिड़की खोल देते हैं, तो जो हवा और वाइब्रेशंस आपके घर के अंदर आएंगी, ये वही हवा और वही वाइब्रेशन होगी जो गुरुद्वारे और मंदिर के आसपास से होकर पूरे शहर में जो है वो फैल रही है। इसीलिए सुबह सुबह 5 बजे गुरुद्वारों में आपको पूजा पाठ की आवाज आ जाती है, मंदिरों में आरती की आवाज आ जाती है, घंटियों की आवाज आ जाती है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध किया जा सके, उसकी हवा जब आपके घरों तक पहुंचे, उसकी वाइब्रेशन जब आपके घरों तक पहुंचे, तो आपके घर के वास्तु और प्लैनेटरी दोष जो हैं वो खत्म होने लगे या उसमें डिक्रीज आए। Is as simple as that. As simple as that. This is the purpose of, this is the purpose. ये पर्पस है आपका कि आपका घर वेंटिलेटेड इसलिए होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे घर में रहें जहां पर सूर्य की किरणें, जैसे नीरज जी बता रहे हैं, वो किरणें क्या करती हैं नीरज जी? वो क्या करती हैं? कभी आपने रेनबो बनते देखा है? जो रेनबो है वो क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में जब मॉइस्चर और पानी के बूंदों में से जब वो आपकी सनरेज जो निकलती हैं, वो सनरेज जो हैं वो 7 कलर्स को डिफाइन करती हैं और 7 कलर्स जो है वो रेनबो बना देते हैं। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा। वही रेनबो हर रोज आपके घर में आ सकता है, लेकिन वो सनरेज के बीच में जो वाइब्रेशन है वो मंदिर और गुरुद्वारों और नमाज जो पढ़ी जाती है उसकी एक वाइब्रेशन है। अभी मैं पिछले साल, मैं हर साल एटलीस्ट साल में 3 या 4 बार दुबई जाता हूँ। मेरे बहुत से क्लाइंट्स मेरे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं। अब वहां पर क्या होता है कि मैं अभी लास्ट ईयर अपने बेटे के साथ भी दुबई गया, तो हम जैसी फ्लाइट से उतरे ना, तो मैंने एक लंबी सांस ली। तो मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि पापा आप यहाँ पर आके लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हैं, राइट? तो मैंने कहा बेटा, दुबई की जो एयर है, जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है। तो वो उसने पूछा कि पापा ऐसे क्या पॉजिटिविटी आपको नजर आती है?
देखिए जब आप दुबई में जाएंगे, जब भी वहां पर नमाज पढ़ी जाती है तो हर मॉल के अंदर, हर शॉप के बाहर, हर जगह छोटे छोटे स्पीकर्स जो है वो इंस्टॉल्ड है, जहां पर नमाज जो है वो गूंजती है, पढ़ी जाती है। और वहां पर ऐसी वाइब्रेशंस हैं दुबई के अंदर की 2400 घंटे अगर आप मेडिटेशन और परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। बहुत से लोग तो एज ए टूरिस्ट जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, हनीमून कपल्स जाते हैं, बट इफ यू आर अटैच्ड टू स्पिरिचुअलिटी, आप 10 मिनट दुबई में जाकर आप ध्यान लगाकर देखेंगे, आपका ध्यान लग जाएगा। बिकॉज वहां की वाइब्रेशंस हर एक मॉल के अंदर, हर जगह पर छोटे छोटे स्पीकर्स है, जहां पर जब भी नमाज अदा की जाती है वो गूंजती है। देखिए नाम किसी का भी हो, चाहे आप भगवान का नाम ले लें, राइट। अब भगवान की बड़ी डेफिनेशंस है, भगवान में अल्लाह भी है, भगवान में वाहिगुरु भी है, भगवान में राम भी है, राइट। भगवान में सब कुछ है, भगवान जीसस भी है, राइट। सो जब भी आप कोई नाम लेंगे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो आएंगी ही आएंगी। उन वाइब्रेशंस को हम ह्यूमंस गंदा करते हैं, अदरवाइज दोज वाइब्रेशंस आर एक्सीलेंट, दोज वाइब्रेशंस आर एक्सीलेंट। सो गेट दोज वाइब्रेशंस। पहला तो आपका घर वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें रोशनी आनी चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए उसके अंदर। और दूसरा, आपको भी उस घर को और वेंटिलेटेड करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होता है। खिड़की, दरवाजे, शीशे, जाली, ये सब थोड़ा सा खोलकर। अब अगर मक्खियां या मॉस्किटोज अंदर आते हैं तो जाली का दरवाजा लगा लें, आप लकड़ी का दरवाजा खोल दें और जाली का दरवाजा ओपन रखें। फ्रेश एयर, ऐसा मत करें कि जैसे ही आप बेडरूम से निकलें, चाय पीने के लिए लिविंग रूम में आप आए तो वहां पर आप आकर क्या करें, आप वहां पर आकर एसी ऑन कर लें और एसी ऑन करके बैठ जाएं और चाय पीनी शुरू कर दें या जूस पीना शुरू कर दें। दैट इज नॉट द गुड आइडिया, which lots and lots of people do it right now, which is actually the pathetic idea. So you should have open ventilation which will cure your vastu. That is the first rule. उसके बाद टेक्निकल चीजें जो है वास्तु की शुरू होती हैं, right? On the same time, now I will also tell you one more thing which is very very important thing, कि आपके घर में, right, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो फ्लश एरिया होता है, देखिए फ्लश के बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। अगर आपने अपने दादा परदादा की कोई हवेली या कोठी या घर देखा हो जो पुराना बना हुआ है, उसमें जो रेस्ट रूम्स होते थे, वो रेस्ट रूम्स आपके बेडरूम और आपके लिविंग रूम से कम 100 कदम की दूरी या 50 कदम की दूरी या 20 कदम की दूरी से होते थे। अगर रात को भी किसी ने रेस्ट रूम को यूज करना है तो वो अपनी लालटेन वगैरह लेकर, टॉर्च लेकर वहां जाते थे, उसको यूज करते थे और वापस आ जाते थे। वो ये सब चीजों का वर्णन वास्तुशास्त्र में है। लेकिन एज वी लिव इन दी मॉडर्न ईरा, हम जब मॉडर्न ईरा में रह रहे हैं तो मॉडर्न ईरा के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। You know, when the map comes, the first requirement is that the restroom should be attached with the bedroom, which is quite convenient, right? वो बहुत ज्यादा convenience रहती थी, बहुत ज्यादा convenient होता है, right? So वो आजकल है। Now वास्तु has changed. So आप अगर उन्हीं प्रिंसिपल्स पे टिके रहेंगे जो आज से 200 साल 300 साल पहले थे, तो उन प्रिंसिपल्स को आज आप वास्तु के अंदर इंप्लीमेंट या अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देयर आर कंसिडरेबल चेंजेस, साइंटिफिक चेंजेस जो वास्तु में आई हैं, जिसको कि आप एक साइंटिफिक मॉडर्न वास्तु कह सकते हैं, और वो भी इक्वली 100% रिजल्ट देता है, राइट? देखिए फ्लैट सिस्टम के अंदर तो आपका इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल नहीं हो सकता जो मैं आपको बताने वाला हूं। बट अगर आपका अपना घर है, आपने जमीन लेकर घर पे बनाया है अपना घर, तो एक बात आप उसमें याद रखिएगा, चाहे वो सेप्टिक टैंक है, राइट, चाहे वो हैंड पंप आपने लगाया है, चाहे आपने सबमर्सिबल पंप लगवाया है, जिससे कि आप फ्रेश पानी जो है टैंकियों में चढ़ाते हैं और फ्रेश पानी से आपको 24 आवर फ्रेश पानी की सप्लाई रहती है। अंडर दोज सर्कमस्टांसेस
आपका वो जो खड्डा है जिसको खोदा जाता है, जो बोर किया जाता है, देयर इज अ बोर व्हिच इज डन, कोई 100 फीट भी हो सकता है, 200 फीट भी हो सकता है, 125 फीट भी हो सकता है, 70 फीट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, जहां पर पानी मिल जाए, राइट। वो जो बोर है आपके साउथ वेस्ट में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, नेवर नेवर। अगर आपका सबमर्सिबल आपके घर में या आपके ऐसी लोकेशन में है जो कि आपने बहुत बड़ा खड्डा करके कोई भी डंपिंग जोन, चाहे वो आपका सबमर्सिबल पंप का बोर है, चाहे आपने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है, अगर वो साउथ वेस्ट में होता है, इफ इट इज इन द साउथ वेस्ट, it will create so much of trouble and so much of problem. What trouble do you think? किस तरह की ट्रबल आपको देखने को मिल सकती है? आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी वो औलाद को लेकर मिलेगी, बच्चों को लेकर मिलेगी, बुजुर्गों को लेकर मिलेगी। आपके बुजुर्ग बीमार रहेंगे घर पे, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी जो हैं वो एक दिन भी ठीक नहीं गुजार पाएंगे, राइट। ये मैंने जहां जहां भी मैंने वास्तु देखे हैं, यहां पर ये बहुत बड़ा वास्तु दोष मैंने जीवन के अंदर देखा है लोगों के, कि साउथ वेस्ट के अंदर, देखिए साउथ वेस्ट जो इलाका होता है वो बेसिकली इट्स अ थिंग ऑफ राहु, और राहु को अगर आप बोर कर देते हैं, आप एक जगह बना देते हैं, इन डेप्थ आप जगह दे देते हैं, तो उनको और क्या चाहिए। तो राहु का जो एक परमानेंट एक प्रकोप है वो आपके घर में शुरू हो जाता है। अब आप अभी यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि रिलेशनशिप की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप जो है, घर में जो हार्मोनी होती है वो हेल्थ पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दी हेल्थ शुड बी गुड, राइट, इन अ हाउस वेयर यू आर लिविंग। जो पैसा है, पैसा से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हेल्थ है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी प्रोग्रेस, सब कुछ आपके हेल्थ पे डिपेंड करती है। आपको ऐसा पैसा क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपया हो और आप 100 करोड़ रुपया होने के बाद 20 दिन आप बेड पे रहें, आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहे, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको 24 घंटे करना पड़े, तो वो इट्स अ प्रॉब्लम। नाउ पीपल आर सेइंग that north east, see you can have south west को छोड़ के कहीं पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ की तरफ हो जहां वाटर होता है, इट इज फाइन, नॉर्थ है ही वाटर एरिया है, ठीक है। वेस्ट अगर प्रॉपर वेस्ट में है, ठीक है ना, तो भी ओके है, क्योंकि वेस्ट भी जो है वो गटर है नीचे, तो वेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी परेशानी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी डंपिंग जोन या सबमर्सिबल या आपका सेप्टिक टैंक या गटर, राइट। अब गटर का भी एक चीज और होती है, देखिए गटर इज जस्ट अ प्रोविजन। जो गटर है वो गटर गहरा नहीं होता है कभी भी, जो गटर होता है वो 3-4 फुट, 2 फुट, 1 फुट गहरा होगा, उसके बाद उसकी पाइप निकली होगी, वो पाइप जो है किसी डंपिंग जोन में जा रही होगी। सो गटर का भी आपको वहम करने की जरूरत नहीं है। साहिल जैन जी पूछ रहे हैं गटर इन साउथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गटर है वो इतना गहरा नहीं होता है। अगर गटर अपने आप में ही डंपिंग जोन है, राइट, वो सीधा नीचे डंपिंग जोन पे जा रहा है, फिर प्रॉब्लम है। लेकिन गटर की भी एक डायरेक्शन होती है कि ऊपर से तो आपको ऐसे नजर आता है, फिर वो इधर निकल रहा होता है, इधर निकल रहा होता है, सामने या पीछे निकल रहा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी पाइपिंग कहां पर कैसे हुई है। तो गटर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो सबमर्सिबल लग जाता है, जो खड्डा खोद के जो चीज बनती है ना, बड़ा सा खड्डा खोद के जो चीज बन जाती है। अब इसी तरह से अगर आपका अच्छा सुंदर घर है तो साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपने खड्डा खोद के बनाया ना, आपने खड्डा खोदा, बड़ा सा आपने उसमें से चीजें निकाली और उसमें आपने रख दिया। इफ यू हैव दैट स्विमिंग पूल इन दिस साउथ वेस्ट, और ये स्विमिंग पूल जो मैं पर्सनल स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल में जो साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है वो कमर्शियली यूज होता है, कंपटीशन के लिए यूज होता है, दैट इज ओके। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल स्विमिंग पूल, राइट, अगर कोई चीज एथलेटिक्स के लिए यूज हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू एंजॉयमेंट, व्हेन इट कम्स टू रिक्रिएशन, राइट, उस
पर्टिकुलर में साउथ वेस्ट जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई खड्डे वाली चीज या जमीन निकाल कर कोई बनाई हुई चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी सबसे मेजर बात है। दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए मैंने सबसे पहले आपको कॉस्मेटिक्स सिखाया, अब कॉस्मेटिक्स से बात हम स्ट्रक्चरल चीजों पे आ गए हैं। देखिए मेरी सीरीज जो है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक चीजें हैं उसको चेंज करना बहुत आसान है आपके लिए, राइट। कुर्सी चेंज करना, उठना बैठना, राइट, पर्दे हटाना, हवा को अंदर लाना, रोशनी को अंदर लाना, इट्स इजी। नाउ वी आर मूविंग टू द स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्चर के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी सबसे पहले जो आपकी डंपिंग जोन है वो साउथ वेस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टूवर्ड्स हार्मोनी, टूवर्ड्स सक्सेस। ये सब चीजें सफर होती हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1, राइट। देखिए स्टेयर्स पे मैं आऊंगा, I'll let you know about stairs as well, but not right now. Okay, I'll do that in some time. Now, moving on to the next tip of the Vastu, which I'm giving. The second tip is that there should be nothing in the southwest when it comes to the sewerage plant or dumping zone or a submersible. So it should not be there. The next step, the most important step in a house is that in our Shastras, it is written that the Vastu is of two types. Like Vastu में दो words use किए गए हैं, Manushalayas and Devalayas. Okay, so Manushalaya means that the Vastu for human beings, the people who are living on the earth, they are called normal human beings. वो वहां पे जो रह रहे हैं, the Vastu guidelines for Manushalaya is very very different from Devalaya, right? Devalaya is the temples. Okay, so temple का जो वास्तु है वो मनुष्याला के वास्तु से बहुत बहुत डिफरेंट है। Now in the Vastu there are two words that are used in terms of the dwar. Okay, see, dwar means the entrance. Okay, so dwar is dwar means when you go in, right? Just like all the auspicious things have a word called dwar, like Guru Dwara, right? That Dwara is Guru. You trying to go inside Guru, right? So or you inviting, Guru is inviting you to come inside, right? Similarly, Haridwar. Haridwar is again word which is used for Dwara. Dwara is the going inside, right? So in Manushalaya it is said that Madhya Dwara Kul Vinashaya. Okay, so if you can find these two words in the Shastra, you will find it that the Madhya Dwara Kul Vinashaya, right? So if you have the door or the entrance gate right in the center in any direction, I'll repeat, if the door is right in the center, be it any direction, north, northeast, right? Which are the best? West, northwest, they are the best directions for the gate, right? East, north, northeast, northeast, these are the best directions. I will come, पूरा 1 घंटे का लेक्चर लूंगा कि दरवाजा कहां रखना होता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक टिप बताना चाहूंगा, that Madhya Dwara means the Dwara which is right in the center of the plot. So if this is a plot, right, and if you have Dwara here, or if you have a Dwara here, or if you have a Dwara here, right, it is वर्जित, ये वर्जित है मनुष्यालय के लिए। अगर किसी के घर में भी बड़ा सा बंगलो बना हुआ है और बिल्कुल सेंटर में उसका द्वार है, तो उस बंगलो के जो बच्चे हैं वो फॉरेन लैंड्स पे सेट होंगे, या उसकी फैमिली जो है वो फॉरेन लैंड्स में जाके सेटल होगी। आप देखेंगे कि वो जिस घर को उन्होंने इतने शौक से, इतने प्रेम से, इतने आदर से, इतनी फीलिंग से बनाया है, उस घर में वो नहीं रहेंगे। They will get some opportunities because of which they will be going abroad. They will go abroad अगर मनुष्यालय में आपका मध्य द्वार है, right? If the मनुष्यालय
has the madhya dwara, the children will not live in that house. If somebody has seen such घर कोठी, और अगर आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं कि जिनका घर मध्य में है और घर नहीं, दरवाजा जो है, मेन एंट्रेंस जो है बिल्कुल मिडल में है, तो आप देखेंगे आइदर दैट विल बी लॉक्ड और उनके अंदर सीनियर सिटीजन्स रह रहे होंगे, या साल में बच्चे केवल 2-3 महीने के लिए रहने आएंगे, साल में 9-10 महीने वहां पर छोटे छोटे बच्चे, पोते धोते, ये सब वहां पर नहीं होंगे। दैट इज 100% गारंटीड। देवालय के अंदर आपका जो दरवाजा है वो बिल्कुल मिडल में हो सकता है। जो मध्य द्वार है, मध्य द्वार जो है वो देवालयों के लिए सर्वोत्तम है, राइट, लेकिन मनुष्यालयों के लिए वो वर्जित है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी अगर अपना घर बनाए तो राइट इन दी सेंटर, वैसे तो जो घर है उनके 36 द्वार दिए गए हैं वास्तु में। कितने द्वार दिए गए कल पूछूंगा आपसे, 36 द्वार। जो एक डायरेक्शन है, लाइक यहां से यहां, या यहां से आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक आप अगर लंबी लाइन खींच दे तो इनको 9 द्वारों में बांटा गया है, राइट। सो 9 and then 9 and 9 9, राइट। तो इस तरह से 36 जो द्वार हैं वो आपको यहां से देखिए ना, यहां से आ जाएंगे ऐसे, तो ये जो है ये ऐसे पूरा का पूरा 9 9 9 9 9 चौका 36, तो 36 द्वार आपको दिए गए हैं वास्तु शास्त्र के अंदर, और हर द्वार को डायरेक्शन से कैलकुलेट करके निकाला गया है। सिर्फ इतना पूरा साउथ का और वेस्ट का एरिया जो है उसको थोड़ा सा, ये थोड़ा वर्जित एरिया माना गया है द्वारों में। बाकी तकरीबन सभी द्वार जो हैं विद रेमेडीज बहुत बढ़िया तरीके से सेटल किए जा सकते हैं वास्तु के अंदर। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नो आपको दीवार तोड़ने की या आपको गेट तोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मध्य द्वार नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव अ मध्य द्वार, अब आप कह रहे हैं कि फॉरेन जाने के लिए मध्य द्वार रख सकते हैं, तो अगर आपने फॉरेन ही जाना है और मध्य द्वार ही रखना है प्रदीप जी, तो आपको इतना बड़ा घर यहाँ पे बनाने की क्या जरूरत है। जिनका इतना बढ़िया घर यहाँ पे बनाओ फार्म हाउस की तरह, है ना, मध्य द्वार, आप छोटे से घर में आप मध्य द्वार बनाइए, आप चले जाएंगे फॉरेन, राइट। सो एक रेमेडी हो सकती है ये, राइट, दिस कैन बी अ रेमेडी कि आप मध्य द्वार रख लें और आप जो है वहां पर रहने का सुख नहीं आपको मिलेगा वहां पर, राइट। और इसका मतलब ये नहीं है प्रदीप जी कि आप फॉरेन में भी सुखी होंगे। ये भी बात आप याद रखिएगा कि फॉरेन में सुखी होने के लिए कुंडली का विश्लेषण की ओवरसीज में ग्रह कैसे हैं उसका जानना बहुत जरूरी है। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आपने पूछा है। अब वो फॉरेन एक वर्ड मैंने यूज किया है, दूसरा वर्ड ये हो सकता है कि लोकली या आउट ऑफ स्टेट रह रहे हो, आपको अपने घर में सुख जो है प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती है। सो फॉरेन लैंड could be long distance foreign, or it could be a short distance foreign also, or it could be an out of state also, right? So that is what I exactly mean. So you cannot relate this to just by going to foreign only. You can relate this if you are staying in Delhi, you might live in Bangalore in a 1 BHK, but you might have a very good home back. आपका ऑन द बैक यू हैव वेरी गुड होम, आपके मदरलैंड पे आपका 200-500 गज का घर हो, लेकिन आप बेंगलोर में अपनी जॉब, अपने जो व्यापार के कारण 1 BHK में आप रह रहे हो। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सो वी कैन हैव द्वार नॉट एट द नॉर्थ वेस्ट बट स्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट प्योर सेंटर। यस, इट शुड नॉट बी अ प्योर सेंटर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज अगर प्योर सेंटर है तो प्रॉब्लम। ये सेंटर है, थोड़ा सा इधर कर दिया चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नॉर्थ वेस्ट में कर दिया, हल्का सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल सेंटर में रखा है अपने वास्तु से, जो आपने जब आप ग्रिड बनाते हो और ग्रिड्स के अंदर जब आप डायरेक्शंस निकालते हो तो बिल्कुल सेंटर में किसी भी डायरेक्शन के अगर आ जाए, राइट, जैसे एग्जैक्ट नॉर्थ हो जाए, एग्जैक्ट वेस्ट हो जाए, एग्जैक्ट ईस्ट हो जाए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। उसको थोड़ा सा
हटाना चाहिए। आई हैव अ डोर नियर ब्रह्मस्थान। आई डोंट नो हाउ यू कैन हैव डोर नियर अ ब्रह्मस्थान, बिकॉज ब्रह्मस्थान के बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रह्मस्थान क्या है, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So now, I was talking about the Madhya Dwara. So Madhya Dwar should be in the Devalyas. Devalyas means the temples. So आप कभी भी किसी टेम्पल में जाओगे, राइट? अगर वो वास्तु से बना है, या वो टेम्पल अगर आपने पुराने हमारे किसी भी टेम्पल में आप विजिट करोगे तो उसकी एंट्रेंस आप मध्य में पाओगे, राइट? क्योंकि मध्य में जो एंट्रेंस होती है उसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है। दैट इज नॉट अ टेम्परेरी, दैट इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंसी। जैसे मंदिर है ना, मंदिर में लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, चले जाते हैं। मंदिर में लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, चले जाते हैं। कोई मंदिर में परमानेंटली रहता है? कितना रहोगे आप मंदिर में? 2 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, फिर एक दिन यू विल बी बैक टू योर होम। नहीं तो आपको लोग भी कहेंगे आप बाबा जाओ, आप अपने घर जाओ, कहीं और जाओ, कितनी देर इस मंदिर में बैठोगे? यू आर नॉट अलाउड, राइट? वहां पर जो आपके प्रीस्ट होते हैं उनकी भी ट्रांसफर होती रहती है। 3-4 साल रखे, कभी यहाँ चले गए, या कुछ पंडित तो सारी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो मंदिर से ही डेडिकेटेड होते हैं हमेशा। उनका घर एक साइड पे होगा जिसका द्वारा कहीं पर भी होगा, राइट? ब्रह्म स्थान में स्टेयर होना, दरवाजा होना सब खराब है, बिल्कुल खराब है। वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीजें मैंने, देखिए एक ही लेक्चर में आप मेरे से बहुत कुछ चाहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान है उसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, क्या ब्रह्म स्थान की इंपॉर्टेंस होती है और कैसे आपको ब्रह्म स्थान को अपने जीवन में यूज करना चाहिए। If one is spiritually connected, even then does he faces vastu dosha? Is he Ishad cannot protect him? Yes, he does face vastu dosha. अगर आप spiritually connected भी हैं, देखिए अगर आप spiritually connected हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी या आपको सर्दी में ठंड नहीं लगेगी। हाँ, आपकी बॉडी जो है वो पावरफुल होगी उस गर्मी को या उस सर्दी को सहने के लिए। यानी कि अगर कोई वास्तु दोष है आपके घर के अंदर, तो एक बंदा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एलिवेटेड है तो वो ब्लेस करता रहेगा, लेकिन द मोमेंट वहां पर अगर कोई नॉन स्पिरिचुअल या हल्की सी जिसकी एनर्जी कम है, अगर वो इंसान आ गया तो बहुत सफर करेगा, बहुत ज्यादा वो सफर करने वाला है। क्योंकि वास्तु जो है नीरज जी, सिर्फ एक इंसान को लेकर हम कभी भी घर का वास्तु नहीं करते हैं। We look at all different, और जो 5 उंगलियां वो एक जैसी नहीं होती, राइट? 5 उंगलियों में फर्क होता है। तो कोई घर में कैसे कर्म लेकर आया है, प्रारब्ध और संचित कर्म किसी के कैसे हैं, किसी के कैसे हैं, तो वो प्रारब्ध और संचित कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि घर में कितने जो लोग हैं वो एलिवेटेड हैं, who are really connected with spirituality, जिनको फर्क नहीं पड़ता, but there would be people जिनको फर्क पड़ता होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करें और कोशिश करें। देखिए अगर पुराने जमाने में, अच्छा मुझे कोई एक एग्जांपल देगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ आज जुड़े हुए, वास्तु शास्त्र कितना पुराना है या जो ज्योतिष है वो कितना पुराना है, आप मुझे बताएं। चलो और भी यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए इजी कर देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ओपन क्वेश्चन पूछता हूं। मेरी कोशिश आगे से ये रहेगी कि मैं क्लोज क्वेश्चंस पूछूं, बिकॉज क्लोज क्वेश्चन से आप जल्दी नजदीक आ जाएंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जहां पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो युग हैं इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? What is the duration of a युग? यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं 10,000 साल पुराना है। ओके, गुड आंसर। और मुझे आप बताइए कि एक युग कितना पुराना होता है? एक युग की म्याद जो है, म्याद होती है एक युग की, वो कितनी होती है? सतयुग या कलयुग की? यहाँ पर बिल्कुल 4,32,000 साल, 4,32,000 years is the exact answer. क्या रामायण और महाभारत, श्री राम और श्री कृष्ण 2 अलग अलग युगों में आए थे? ओके,
we have different people, different avatars of Vishnu, right, in different yugas. Now you have 4,32,001, we have 4,32,002. तो अब उन टाइम पे भी, रामायण और महाभारत के टाइम पे भी वास्तु के बारे में जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिली है, राइट। तो वास्तु की, तो यहां से आपको ये पता लगेगा कि जो वास्तु है या ज्योतिष है वो 5,000 साल, 10,000 साल या 50,000 साल पुराना नहीं है, ये तो लाखों साल पुराना है। जब हम इसको 5,000 साल, 10,000 साल कहते हैं तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा सोच जो है वो साइंटिफिक सोच है, लिमिटेड सोच है। साइंस इज लिमिटेड। व्हेन वी थिंक in a very limited form, it becomes a scientific form. But when we think in unlimited form, infinite form, then the thinking, the thought becomes a spiritual thought, right? So now you know what is the difference between a spiritual thought and a scientific thought, right? Scientific thought will always have boundaries. Spiritual thought will never have boundaries. You will never have boundaries in a spiritual thought. So if you start thinking spiritually, right, then you will understand कि वास्तु शास्त्र जो है वो लाखों साल पुराना है. It is not 5,000 or 50,000 years. I mean, our science is saying it is 5,000, 50,000 years, 2,400 years ago. No. It was there in the time of Mahabharata also, Vastu was there. In the time of Buddha also, Vastu was there. In the time of, Ramji, in the time of Krishna, everywhere there was Vastu. Shilpikar जो होते थे, they were all Vastu specialist people. But today in Kali Yuga, any Tom, Dick and Harry is a Vastu specialist. Everyone. मैं एक वास्तु शास्त्र की वास्तु को देखने के लिए एक साइट पे गया, तो वहां पर एक मिस्त्री काम कर रहा था और वो फटाफट से उठ के आ गया। उसको लगा कि कोई वास्तु स्पेशलिस्ट आया, मैं भी बात करूं। तो मैं उनको बता रहा था कि आपका जो वॉशरूम है ना, इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऐसे कर दीजिए, कुंडली के हिसाब से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको वॉशरूम सही नहीं रहेगा। सडनली दैट मिस्त्री केम, द हेड मिस्त्री, द राज मिस्त्री, एंड ही सेड, सर ये ना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। So then I laughed. I said, okay, fine. He might be right because he might have learned the basic principles. But is he aware of the person who is going to live in that house? जो इंसान उस घर में रहने वाला है, उसकी इनपुट है उसके पास, उसकी एनर्जी की इनपुट है उसके पास। अगर उसकी एनर्जी की इनपुट नहीं है तो then that vastu is just a formula that you are trying to apply everywhere. नॉर्थ वेस्ट ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए। आपने किताब उठाई, उसमें से आपने कलर्स देख लिए, नॉर्थ में कौन से होने चाहिए, वेस्ट में कौन से होने चाहिए, साउथ में कौन से होने चाहिए, वो कलर्स देखे और आपने वो फॉर्मूला जिस भी साइट पे गए आपने वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर दिया। एंड यू कॉल योरसेल्फ वास्तु स्पेशलिस्ट। एंड देन आफ्टर 4 years वो बंदा मेरे से मिलता है, कहता है जी मैंने उस वास्तु स्पेशलिस्ट को बुलाया था और आज मैं इतना दुखी हूं, इतना पैसा मैंने उसको पे किया, लेकिन उन्होंने कुंडली की इनपुट तो ली ही नहीं, राइट। देयर इज नो कुंडली इनपुट। लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, सर हमारा गेट वेस्ट में है, वेस्ट में गेट नहीं होना चाहिए, बड़ी टेंशन है। अरे मैं आपको कैसे कह दूं कि वेस्ट में गेट नहीं होना चाहिए? आपकी कुंडली देखनी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं और शनिदेव आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, उनकी पोजीशन अच्छी है, तो वेस्ट में गेट जो होता है वो आपके लिए ऐसा गेट रहेगा कि आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे और आपको हेल्थ और खुशहाली की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपने उन इनपुट नहीं ली है। You have not taken the input. It is just like having a whey protein. आप वे प्रोटीन पी रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको वो कैंसर कॉज कर देगा, तबीयत खराब कर देगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। बट इफ यू आर डूइंग वर्कआउट, सेम वे प्रोटीन विल हेल्प यू टू ग्रो योर बॉडी। एक पहलवान घी खाता है, वो उसका वर्कआउट होता है, वो घी खाता है, वो पचाता है, राइट। आप जितना एक पहलवान घी खाता है, आप खाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। सो जो बॉडी की इनपुट है, जो एक लगन की इनपुट है, वो कुंडली के जो इनपुट है वो वास्तु पर होनी बहुत जरूरी है। अगर वो इनपुट वास्तु पर नहीं है, अंडर दोज सर्कमस्टांसेस
you will never be able to predict the right direction, or you could never be able to calculate is the right word, the right direction for that particular native. आप नहीं कर पाएंगे. That is the major problem. That is why people are out of vastu now. There are 90% of the people who say यार हमें कोई वास्तु नहीं करवाना, हम भगवान को मानते हैं, हम घर जाएंगे. Because they are right, because there are no वास्तु स्पेशलिस्ट जो एग्जैक्ट वास्तु आपको बताकर आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जीवन सुखी कर सके. कुंडली में प्लैनेट्स होते हैं जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन वो रिजल्ट कहां से देखेंगे? अपनी डायरेक्शन से. और अगर आपने वो डायरेक्शन बंद की हुई है तो उनकी जो आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी आशीर्वाद जिस भी प्लैनेट से आता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ Lanka was constructed by Vishkarma ji according to Vastu, and also all dhams. We all saw Kedarnath flooding, but Shivling did not get affected. Yes, great example, absolutely fantastic example. देखिए, कभी भी दुनिया में प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपका घर वास्तु से बना हुआ है ना, तो वो इतना इफेक्ट नहीं होगा. अगर मृत्यु है तो मृत्यु तो सबकी लिखी है. मृत्यु का तो मैं केवल एक ही रूल आपको सिखाऊंगा, और वो रूल ये है कि सब दुनिया में रोते हुए आते हैं, लेकिन जब जाएं तो हमेशा हंसते हुए जाना चाहिए, रोते हुए जाना नहीं चाहिए. ऐसी मृत्यु आए. We can come crying, but we should not go crying. We should laugh and go. We should in the our last जो बड़ी जो मतलब मैं प्रभुपाद जी को देखकर, जो है श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, उनको मैंने देखा है कि जब वो जा रहे थे तो भी वो अपनी जो बातें हैं उनको रिकॉर्ड करवा रहे थे लास्ट ब्रेथ्स के अंदर भी. That's the best way to go from this world. That's the best way. That is how you should go. I mean, you should be working till the last minute of your life. आपकी जो लास्ट मिनट है उस समय भी आपको अपने काम करते हुए जाना चाहिए. जो फौजी जब शहीद होता है ना, वो अपने काम करता हुआ शहीद हो जाता है, इसीलिए उसको शहादत कहा जाता है. वो देश के लिए चला जाता है ड्यूटी देता हुआ. तो इंसान को दुनिया से जाना चाहिए ड्यूटी देते हुए. इन द लास्ट मिनट ऑफ योर लाइफ यू शुड स्माइल एंड गो. इट्स टाइम टू गो. व्हेन यू नो, 90% लोगों को पता लग जाता है जब वो जाने वाले होते हैं. they'll tell and they'll smile and go. अगर आप एलिवेटेड सोल हैं तो that simple as that. So now I am talking about the मध्य गेट. मंदिर के मध्य गेट हो सकते हैं, आप देखेंगे they will always be very very good, very very auspicious. तो 3 चीजें मैंने सिखाई. अब आते हैं ऑफिस के वास्तु के ऊपर. ठीक है, अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि जो ऑफिस का वास्तु है उसको मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि जैसे ये हाउसेस होते हैं, सबको पता है, वी हैव हाउस, राइट, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th एंड 12th. ओके, यहां से मैंने आपको अपने घर का रेजिडेंस देखना सिखाया था. इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका ऑफिस होता है. 10th हाउस इज योर कर्म स्थाना. ओके, तो मुझे कोई बताएगा कि 10th हाउस के अंदर किसी की कौन सी राशि और कौन सा प्लैनेट सबसे स्ट्रांग बैठा हुआ है? बताओ फटाफट. जस्ट टेल मी एनीवन. I'll give you a right example right away. Right? I'll give you a right example right away कि आप एक सही वास्तु में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं. ठीक है, सो मुझे अपने 10th हाउस या 10th लॉर्ड की कंडीशन कोई बताए. Who will tell me? Right? 10th हाउस या 10th लॉर्ड की पोजीशन पे फटाफट से बताओ, जिसको कुंडली का ज्योतिष का ज्ञान है. आपको आज रियल वास्तु सिखाते हैं. देखिए, सन, जुपिटर, मरकरी तो है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया राशि रुचि कौन सी है, क्या कर रहे हो आप. तो मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट जो ज्योतिष वाली स्टेटमेंट है वो दो मुझे. ठीक है, साहिल जैन जी कह रहे हैं राहु इन कुंभ. ठीक है, तो कुंभ राशि में राहु है. ठीक है, यहां पर 11. ठीक है, यही है.
अभी रुक जाओ सारे। साहिल जी, आपका जो ऑफिस है, राइट, जहां पर आप बैठते हैं या जो आपका एरिया है, उसका कनेक्शन 3 डायरेक्शंस के साथ हो सकता है, राइट। तो 3 डायरेक्शंस के साथ कौन कौन सा हो सकता है? साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट। सो आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएंगे साहिल जैन जी की आपका जो ऑफिस है, जो आपकी डायरेक्शन है, वो आप किस डायरेक्शन में बैठे हैं? आर यू सिटिंग इन साउथ, साउथ वेस्ट और जस्ट वेस्ट? सो आई वांट दिस आंसर फ्रॉम साहिल। Sahil Jain saying Saturn in the 8th house. I am not asking Saturn in the 8th house. Okay, Saturn is in the 8th house. Okay, Lord के बारे में भी आपने बता दिया. Okay, तो यहाँ पर Saturn है जी। तो साहिल आप मुझे बताएं कि आप वेस्ट फेसिंग में या आप साउथ वेस्ट फेसिंग में या नॉर्थ। अब देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है केतु का एरिया है, ओके। सो केतु के एरिया में आप बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे लाइफ के अंदर, बिकॉज आपका सैटर्न भी ठीक है, आपका यहाँ पर राहु भी ठीक है, ये आपको लॉन्जेविटी देता है। आपके ऑफिस की जो पोजीशन है, ठीक है, अब आपने नॉर्थ ईस्ट में कर ली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, सबसे बढ़िया कोण होता है, राइट। तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज आप राहु और सैटर्न दोनों की एनर्जी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो जो आपके बिजनेस को रन कर रहे हैं, राइट। इज एज सिंपल एज दैट। आपको छोटा सा टिप मैंने आज दिया है कि आप अपने बिजनेस में पेमेंट्स को लेके अप्स एंड डाउन्स, आर यू फेसिंग अप्स एंड डाउन्स, यस और नो? आप लिख सकते हैं यहां से, यस यू आर फेसिंग अप्स एंड डाउन। इफ यू आर फेसिंग अप एंड डाउन तो आप लिखें यस अप एंड डाउन फेसिंग, राइट। टेल एवरीवन राइट नाउ दैट यस यू आर फेसिंग अप्स एंड डाउन्स इन योर बिजनेस। सिंपल, बिकॉज आप जो 10th हाउस की एनर्जी है, जो 10th हाउस की डायरेक्शन है, यस है भैया। सो साहिल जैन जी कह रहे हैं कि बिल्कुल है। देखिए आप नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण पे बैठे हैं, और ईशान कोण पे बैठ के आपका बिजनेस अप एंड डाउन है। आपके पास कोई भी ज्योतिषी या वास्तु स्पेशलिस्ट आएगा, वो आपको ये बोलेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में अपना ऑफिस बना लो, लेकिन उसने आपका 10th हाउस, 10th लॉर्ड और उसकी दोनों में से कौन स्ट्रांग है उसकी पोजीशन ही नहीं देखी। आप साउथ में बैठ जाइए, साउथ वेस्ट की तरफ बैठ जाइए, आप अपने पूरे ऑफिस को और आप अपने पूरे के पूरे स्टाफ को और अपने क्लाइंट्स को 100% कंट्रोल कर पाएंगे। यहां पर साहिल जी कह रहे हैं भैया, ओके यस। सो यू शुड बी सिटिंग इन दी साउथ वेस्ट। और अगर आप पिछले 10-20 साल से अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा टाइम था जब आप साउथ वेस्ट में बैठते थे और बहुत अच्छा काम चलता था? अगर कोई ऐसा या साउथ में या वेस्ट में या अकेले वेस्ट में या साउथ वेस्ट में आप बैठते थे तो आपका व्यापार अच्छा चलता हो? अब आप यहाँ पे कह रहे हैं, पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं, माई 11 नंबर प्लैनेट इज इन दी 10th हाउस, ओके, सैटर्न 11 नंबर प्लैनेट इज इन 10th एंड केतु इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ द लग्ना चार्ट। नहीं समझ में आया। माई 11 नंबर प्लैनेट, 11 नंबर प्लैनेट कौन सा होता है? 9 ही प्लैनेट होते हैं। 11 नंबर राशि, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब 11 नंबर राशि, सेम राशि है आपकी, और यहां पर 11 नंबर प्लैनेट सिटिंग इन दी 2 राशि कोई ग्रह नहीं है। एग्जैक्टली सचिन गाबा इज सेइंग 2 राशि कोई ग्रह नहीं है। If somebody can tell me one more example, I can tell that person with one more example. नहीं, last year is very good due to केतु दशा। जी 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 जी। तो वो केतु दशा में जब आपकी थी ना, तो नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो गया ना। अरे केतु ने आपको रिजल्ट दे दिया नॉर्थ ईस्ट का। यही तो मैं बता रहा हूं कि केतु, अब केतु यहां पर होता या केतु की अंतरदशा चल रही होगी तो आपको रिजल्ट दे देगी, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो। जब केतु निकल जाएगा, फिर से राहु या सैटर्न प्रोमिनेंट हो जाएगा, और वीनस भी जो, वीनस की जो डायरेक्शन है वो भी साउथ ईस्ट है। तो आपको टेक्निकली साउथ में बैठना चाहिए। अगर आप साउथ में बैठेंगे साहिल जी तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके, तो लगन राशि 2 है पंकज अग्रवाल जी की, तो इसका मतलब यहाँ पर 11 नंबर ही है उनके भी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर है, और पंकज अग्रवाल जी का जो मैसेज था वो ये था कि 11 नंबर प्लैनेट इज इन दी 10th हाउस सैटर्न। यहाँ आपका शनि है, आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। और
सैटर्न है एंड केतु इज सिटिंग इन द हाउस इन द लग्न चार्ट। केतु के बारे में कहां से बात आ गई? सो अभी हम बात करेंगे सैटर्न की। सो टेक्निकली पंकज जी आपके लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो वेस्ट की लोकेशन है ऑफिस में। अगर आप अपनी फैक्ट्री में वेस्ट की तरफ बैठते हैं और सैटर्न जो आपका पावरफुल है मूल त्रिकोण राशि में है शनि की मूल त्रिकोण राशि है और 2 नंबर राशि के अंदर जो शनिदेव है वो अति योग कारक प्लैनेट कहलाते हैं, राइट। सो अति योग कारक प्लैनेट होने के कारण अगर आप वेस्ट में अपना ऑफिस सेटअप करते हैं या वेस्ट में बैठते हैं वो आपको हमेशा ही रिजल्ट देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि नो देयर इज केतु इनसाइड, ओके सो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर केतु है तो केतु क्या है? केतु किसमें है? अब केतु यहाँ पर 11 नंबर में पावरफुल है। यस पावरफुल है क्योंकि जो केतु है वो शनि के अति मित्र हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो सकते हैं और अगर आपको ऑफिस फला हुआ है तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या अकेले ईस्ट में होगा, राइट। बिकॉज जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो केतु की डायरेक्शन है। केतु की डायरेक्शन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है राहु के, राइट। सो अगर केतु इस राशि में बैठा हुआ है 11 नंबर राशि में यहां पर, राइट, 10वें घर के अंदर, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में बैठा होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। सो यहां पर आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना है? अब देख रहे हैं व्हाट अबाउट मून इन दी 10th हाउस इन दी वर्गो लग्न। ठीक है, ये नीरज जी का क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट मून, अब वर्गो जो लगन होता है वो 6 नंबर लगन होता है, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। सो यहाँ पे 3 नंबर आ गया और यहाँ पर मून बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मून जो है इनके कुंडली के अंदर 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 11th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन दी 10th हाउस है। नीरज जी आपको नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए। यू शुड बी सिटिंग इन दी नॉर्थ वेस्ट। आप अपना जो ऑफिस है अगर उसको नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, बिकॉज 11th जो इच्छा पूर्ति का लॉर्ड है, राइट, वो जाकर बैठ गया है 10th हाउस में। सो देन दिस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स, राइट। सो अगर आप अपना लोकेशन जो नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं, आपकी फैक्ट्री का जो ऑफिस का जो गेट है, ठीक है ना, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ खुलता हो सकता है। जैसे साहिल जैन जी एक बात आप मुझे बताइए, मुझे यहां से एक चीज पता लगी है कि साहिल आपका जो साहिल जैन जो आपका फैक्ट्री का गेट है वो राहु की वजह से साउथ वेस्ट में तो नहीं ओपन होता है। The table and facing should be northwest. Yes, the table and the facing should be northwest. देखा साहिल जैन जी कह रहे हैं कि आपका जो गेट है वो साउथ वेस्ट में खुलता है। देखा, तो आपकी राहु जो है, राहु ने जगह तो ले ली साउथ वेस्ट की, आपकी फैक्ट्री का ओपन करवा दिया, लेकिन आप नहीं माने, आप जाके केतु की जगह बैठ गए। तो राहु ने आपको दिया साउथ वेस्ट में है, राइट। और जिस भी, अगर आप पंकज अग्रवाल जी की भी बात करें तो इनकी फैक्ट्री या इनका ऑफिस नॉर्थ ईस्ट में खुल रहा होगा, वो फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट के प्लॉट पे हो सकती है, राइट। अगर यहाँ पर केतु विराजमान है पंकज जी के, तो अगर घर जो है साउथ वेस्ट में है, देखा वो घर भी जो है उधर। तो ये चीजें जो है ये सारी की सारी आपको 4th और 10th हाउस के अंदर मिल जाएंगी, राइट। आपको डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है? 10th हाउस लॉर्ड को देखना है, क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो कंफर्टेबल नहीं है। वहां से आपको अपने ऑफिस की लोकेशन को कैलकुलेट करना है। 100% रिजल्ट्स जो है आपको लाइफ के अंदर मिल जाने शुरू होंगे। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा एक विश्लेषण था। इस पे पूरी क्लास 1 घंटे की रखेंगे, आप सबकी कुंडलियों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और आपको ऑफिस की सही लोकेशन के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आपको बेसिक्स बताए हैं, अब आप होमवर्क करना शुरू करो, काम करना शुरू करो, सो दैट वी कैन गो मोर डीपर। सो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। देखिए, गुरु दक्षिणा में आप वीडियो को शेयर बहुत कम लोग करते हैं, मतलब कल 1000 लोगों ने वीडियो देखी, उसको शेयर सिर्फ 18-20 थे, तो मैंने आपसे कुछ ज्यादा तो मांगा नहीं है, छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगी है। प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।